गुड आफ्टरनून। पहले आप लोग ये बताइए, नेक्स्ट मार्क्यू से हम सिर्फ वीक अनाउंस करेंगे कि किस वीक में मार्क्यू लेने वाले हैं। आप लोग डेट अनाउंस कर देने का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट मार्क्यू में हम सिर्फ ये अनाउंस करेंगे कि मार्क्यू कब होगा, किस वीक में होगा। उसके बाद हम रैंडम किसी भी वीक में, किसी भी डे में मार्क्यू लेंगे। तो हम देखेंगे, उनको आंसर देने से मतलब है ना। बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम Good afternoon, ma'am. I will just good afternoon. Good afternoon, ma'am. I will just announce the week in which I am going to conduct MARQ, and then it will be a surprise MARQ. ठीक है, सरप्राइज MARQ, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं, क्लास करते हैं, तो MARQ ऐसा तो एकदम जीने मरने का सवाल नहीं हो जाता है आपके लिए। लास्ट क्लास में क्या हो रहा था? लास्ट क्लास में 360 डिग्री अप्रेजल हो रहा था, कंपनसेशन हो रहा था। सोशल सिक्योरिटी हो रहा था। यस, सोशल सिक्योरिटी हो चुका। कंपनसेशन स्टार्ट कर चुके थे हम। गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी का ये बताया नहीं, कंपनसेशन हम स्टार्ट कर चुके थे, तभी हम आप लोगों को बेस पे यहाँ फिगर ड्रॉ किए थे ना लास्ट टाइम। लास्ट क्लास ये बता दें कंपनसेशन। लास्ट क्लास में आप लोग कंपनसेशन कर रहे थे ना? Yes, ma'am. सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस। सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस में क्या डिफरेंस था? देखो, सोशल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी में दो था, एक सोशल इंश्योरेंस और एक सोशल असिस्टेंस। सोशल इंश्योरेंस का क्या मतलब? अब हो गया, फोन अंदर रखो, फोन सीज कर लेंगे अभी अब तुम्हारा। ये इतना बिजी है बात करने में, आप इंग्लिश उससे पढ़ा के चले जाएंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है। Social security is of two different types. One is social insurance and the other one is assistance. आप ज्यादा फोकस सोशल इंश्योरेंस पर करेंगे, इसलिए क्योंकि you are concerned with labor laws in social insurance. आप लेबर लॉ से कंसर्न रखेंगे, आपको लेबर लॉ जानना जरूरी है, इसीलिए सोशल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सोशल क्या कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ थी जो हम लोग डील कर रहे थे? सोशल सिक्योरिटी किस किस कंडीशन में दिया जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबलमेंट, डेथ, है ना? सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेथ। These 5 old age. Yes. These 6 cases वो disablement में आएगा, है ना? These 6 cases are the major cases in which social security is provided. अब देखो, अलग अलग एक्ट है, तुमको सोशल इंश्योरेंस इसलिए फोकस करना है। प्रोविडेंट फंड का नाम सुने हो? ये प्रोविडेंट फंड कवर करता है सिकनेस को। जैसे अगर घर में कोई बहुत बीमार है, किसी तरीके की कोई क्रोनिक इलनेस है, उस केस में आप प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हैं। ओके, ये कंडीशन है कि आप उस केसेस में इसका प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हैं। घर बनाना है तो आप घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए उसका पैसा निकाल सकते हैं। बच्चों की शादी करनी है तो आप देखे होंगे फादर जनरली बेटी लोगों की शादी करने के वक्त में प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं। बच्चों की शादी करते वक्त, अब बच्चों में लड़कों की शादी में तो पैसा निकाला जाता है, तो इसलिए तो डॉटर और मैरिज ऑफ डॉटर, या फिर एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन है, एजुकेशन लोन वगैरह आपको लेना है, तो उसके लिए आप प्रोविडेंट फंड के लिए
या पैसे चाहिए तो आप प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल सकते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या क्या कंटिजेंसीज कवर करता है, ध्यान से देखो। सिकनेस कवर किया, ओल्ड एज कवर किया, रिटायरमेंट का पैसा आया तो ओल्ड एज में हेल्प हुआ ना, पेंशन आया, पहले इसी में है पेंशन, अब पेंशन हटा दिया सरकार, लेकिन इसी में है। डेथ है, अगर काम करते वक्त तुम किसी जो भी इंश्योर्ड पर्सन है जिसका पीएफ कट रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त में प्रोविडेंट फंड डेथ को भी कवर करता है। उसी तरीके से अलग अलग लॉ है, ठीक है, अलग अलग लॉ है जो अलग अलग तरीके की सोशल सिक्योरिटी कवर करता है। पहले तुम उस लॉ का नाम लिख लो, जब यहाँ लिखा रहेगा कॉपी में तो तुमको समझ में आएगा। हाँ, सब लिखा हुआ है। स्टार्टिंग पिछले क्लास में पैरोल में उस टाइम पे लिख लो एक बार, नहीं होगा किसी के पास लिखा हो। तुम लोग को थर्ड ईयर में पता चलेगा ना, जब सब कोर्स सब्जेक्ट में पास करने के लिए पढ़ोगे नहीं, जब तक स्ट्रेस नहीं होता ना तुम लोगों को। सही बात। डेट वेट गलत मत लिखना। क्या बात हो गई? डेट गलत मत उतारना, लिखा हुआ गलत नहीं उतारते हो। अमेंडमेंट हुआ है 2010, उसके बाद वो वर्कमैन को चेंज करके एम्प्लॉय कर दिया गया है। एक ही बात तो होता है लेकिन अमेंडमेंट किया जाता है। लेकिन हम इसी चीज को डिक्टेट नहीं कराए, इसको बोर्ड पे लिखना जो वर्ड क्या हुआ। जो वर्ड कैपिटल में लिखा हुआ है उसको कैपिटल में उतारिए, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में उतारिए उसको। तुम लोग को इतना डिटेल्स नहीं जानना है, ये जानो कि ये सारा जो रूल एंड रेगुलेशन है ये सारा
ये सारा एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा लिख लो फिर बताते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके। एक्ट मतलब बार बार पढ़ना तो तीन बार बड़ा फेडरल ना पढ़ना बिजनेस इनोवेशन मतलब एक्ट के बारे में लिख लिया आप लोग? लिख लिए? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। द सेकंड वन इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। द थर्ड वन इज द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है Employees State Insurance Act 1948, and the last one is Workmen Compensation Act 1923. Okay, ये सर आपने जितना पढ़ा सोशल सिक्योरिटी का दो टाइप, एक सोशल इंश्योरेंस और दूसरा सोशल असिस्टेंस। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि सोशल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, पीएफ का पैसा तुम भी कंट्रीब्यूट करते हो और तुम्हारा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। ईएसआई का पैसा तुम भी कंट्रीब्यूट करते हो और तुम्हारा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। ये अलग बात है कि कम अमाउंट में करता है, बट इट इज कंट्रीब्यूटरी। इसलिए बनाया गया ऐसा क्योंकि हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत वेल्दी हैं। तो सरकार को अगर आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ सरकार अपनी तरफ से मिलाती है, तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में आसानी होती है इंडियन गवर्नमेंट को। बाकी आप जब यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, है ना, द कंट्रीज इन यूरोप एंड ऑल, दोज आर रिच नेशंस, है ना, उनके पास पैसा बहुत है, तो काफी सोशल सिक्योरिटी वो ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं नॉन कंट्रीब्यूटरी वे में भी। ये सारा एक्ट सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब समझते हो तुम लोग? यूनियन लिस्ट देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें तीन तरीके का लिस्ट है। तीन तरीके का लिस्ट का मतलब कि तीन, केंद्र सरकार किस मैटर पे बना सकती है कानून, राज्य सरकार किस मैटर पे कानून बना सकती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी केंद्र सरकार किस मैटर पे लिस्ट कानून बना सकती है, किस में आ गया, सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में केंद्र का है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी उस पे। स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जैसे केंद्र का ये सब कुछ है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, बिहार में जितने जो दुकान है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो कानून है वो बिहार सरकार का बनाया हुआ है। जैसे बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1953, उस पे कानून किसने बनाया है? राज्य सरकार ने। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों में से कोई भी उस पे कानून बना सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार जो भी बना सकती है उस पे, और केंद्र सरकार भी बना सकती है, पर जो राज्य सरकार बनाएगी वो सर्वोपरि होगा। यानी स्टेट को ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाना है जो सेंटर के पास किए हुए कानून को कॉन्ट्रावीन करता हो, ठीक है। क्यों हम तुमको ये बताए लिस्ट, क्योंकि लेबर जो होता है, लेबर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, बोलो बोलो। लैंड, लेबर,
सेकेंड ईयर में आके तुम बताओ तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बैठ के बताओ, बैठ के बताओ, कोई नहीं बोलेगा, वेट करो। मैं बोलूं? वेट, जी। मैम बोले। नहीं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तुम बताओ, तुम बताओ निधि, तुम बताओ। हम्म? लैंड लेबर कैपिटल और और लैंड लेबर कैपिटल। बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। लैंड लेबर कैपिटल। किसने बोला था यहाँ से बताने के लिए? बताओ। मैम लैंड मैंने बोला लेबर था लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। Land, labor, capital, entrepreneurship. This is very shameful for all of you who couldn't say factors of production. आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में आ गए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये हम समझ गए। होता क्या है? प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड होता है बिजनेस को, दैट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तुम लोगों को लिस्ट हम इसलिए समझाए क्योंकि लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ना। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में लेबर जो आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर को चैलेंज नहीं कर सकती है। जो रूल बनाना है वो ये देख के बनाना है कि इस तरीके से सेंटर का बनाया हुआ कोई भी रूल चैलेंज ना हो। ये सारा जो रूल एंड रेगुलेशन है ये सेंटर बनाई है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट पास किया है, और ये सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने और उसको अटेन करने में हेल्पफुल होता है। ये सारे जो लॉज हैं, ये सारे लॉज कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल, या तो एक सोशल सिक्योरिटी को कवर करते हैं या फिर एक से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी को कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी नहीं दे तुमको, या हो सकता है ना कि तुम्हारा पैसा मार ले, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, डिसेबल हो गए हैं लेकिन उसको लेबर क्लेम नहीं किया, लेबर को पता नहीं है, गरीब आदमी है, इतना लॉ कानून के बारे में नहीं जानता है, तो उसका पैसा ना दे, तो उसके लिए भी क्या मेजर्स हैं, समझ में आया? उसके लिए भी क्या मेजर्स हैं, ये भी इस कानून में बताया गया है। जब कोई कानून बनता है, जब कोई लॉ बनता है, तो वो ऑल राउंड बनता है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके हम तुम लोग को बताते हैं कि इसमें कानून तुमको पढ़ना नहीं है डीप में, तुमको एक एक करके हम सिर्फ बताते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि सोशल सिक्योरिटी कैसे कैसे सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है। इंश्योरेंस में है ये। अब असिस्टेंस किसी ने पूछा था, पहले हम असिस्टेंस खत्म कर देते हैं। असिस्टेंस तुमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। असिस्टेंस मतलब क्या होता है? असिस्ट करना किसी को, उसका मतलब हेल्प करना, and we don't charge anything for helping others, right? So this is paid free of cost from the government. कहने का मतलब नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है।
आप अपना कुछ भी पैसा नहीं देते हैं इसको अवेल करने के लिए। हाँ, लेकिन इंश्योरेंस और असिस्टेंस में एक फर्क ये होता है कि असिस्टेंस में आपको मींस टेस्ट पास करना होता है और देना होता है। कहने का मतलब, जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी का सैलरी 20,000 है, चाहे किसी का 25,000 है या किसी का 5 लाख, पीएफ का पैसा तो उसको कट रहा है और उसको तो पीएफ का पैसा मिलेगा। उससे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि तुम्हारा सैलरी इतना है या उतना है, तो उसने कंट्रीब्यूट किया तो अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। असिस्टेंस में होता ये है कि तुमको मींस टेस्ट देना होता है, यानी तुमको ये नीड दिखाना होता है कि तुम सरकार के इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। जैसे बीपीएल लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, गरीबी रेखा से ऊपर जाने वाले लोग, एपीएल। अब एपीएल वाला बीपीएल का फैसिलिटीज नहीं उठा सकता है, और बीपीएल में आने के लिए उसको मींस टेस्ट का रिक्वायरमेंट देना पड़ता है कि हाँ है हम गरीबी रेखा से नीचे, मिनिमम इनकम इतना है, या जो भी सरकार का प्रावधान। दिस इज अ काइंड ऑफ मींस टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? सबको आया? सोशल इंश्योरेंस के बारे में तो आप समझ गए कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो सरकार कंट्रीब्यूट करती है, तो सोशल इंश्योरेंस होता है। सोशल असिस्टेंस का पैसा कहाँ से आता है? सोच के बताओ। सरकार जो इतना सारा स्कीम लागू करती है, कैसा स्कीम, किस टाइप को सोशल असिस्टेंस बोला जाता है बताओ जरा। ये जो विधवा योजना है कि 40 से कम की औरतें हैं तो उसको सरकार 300 रुपए, विधवा पेंशन योजना 300 रुपए देगी। 80 साल से ऊपर की जो विडो है, उसको वृद्ध है, उसको 500 रुपए देगी। या किसी का हाथ पैर कट जाता है, विकलांग है, उसको व्हील चेयर देना या आर्टिफिशियल पैर हाथ लगा देना। ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी में आती है। सोशल सिक्योरिटी तो वही है, चाहे इंश्योरेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए, ओल्ड एज, एम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, सब कुछ। अभी देखा ना तुमने कि हमारे यहाँ जो गांव की औरतें हैं वो डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती थी, तो उससे क्या हो रहा था? हमारा देश खराब हो रहा था। कैसे खराब हो रहा था? मोर्टिलिटी रेट बढ़ रही थी। आप अनहाइजीनिक कंडीशन में घर में डिलीवरी कराने से बच्चा भी मर जाता है कई बार, और माँ भी मर जाती है, सेप्टिक हो जाता है, साफ सफाई नहीं होने से, प्रॉपर मेजर्स नहीं होने से, कई बार प्रॉपर इलाज नहीं मिलने से। तो सरकार ने क्या लाया कि जो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराएगी उसको 1400 रुपए मुआवजा मिलेगा। तो लोग पैसे की लालच में डिलीवरी कराने के लिए सरकार जाते थे, तो उससे एक हेल्थ का प्रावधान बना, हेल्थ सुधारा जा रहा है। इसी तरीके से सरकार बहुत सारा स्कीम ला करके समाज को सुधारने का, इकोनॉमिक हेल्थ तो करती ही करती है, समाज को सुधारने का भी काम करती है। क्या हुआ, ठंड लग रही है? बंद कर दो, फैन बंद कर दो, एसी रहने दो। ठीक है, सोसाइटी खराब होगी तो उससे क्या होगा? सोशल फैक्टर समझाए थे उस दिन तुम लोग को। चोरी चकारी बढ़ेगी समाज में, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो वो सारे भी मेजर्स मास में दिखने लगेगा अगर समाज ये सब स्कीम, सरकार ये सब स्कीम ना लाए तो। असिस्टेंस समझ में आ गया ना? अब इंश्योरेंस पे आओ। अब समझाते हैं तुम लोगों को कि किस एक्ट में क्या है। एक बार ध्यान से सुनो और दिमाग में रखने की कोशिश करो। हाँ, असिस्टेंस में जो रुपए आता है कहाँ से आता है बताओ? कहाँ से आएगा? टैक्स देते हैं हम लोग, जो टैक्स देते हैं उसी से आती है सारी इनकम, है ना। जो हम, इसीलिए ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ये स्कीम पे डिपेंड करता है कि सरकार किस स्कीम पे कितना पैसा देना चाहती है सोशल असिस्टेंस के नाम पे। ठीक है, हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का पैसा से ही सोशल असिस्टेंस। पहला लॉ है, पहला जो कानून है, दैट इज
द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। नाम से ही जाहिर है क्या होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं उनके लिए है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयर हमेशा किस पॉलिसी पे रहता है, नो पे नो वर्क नो पे। वो क्यों, मैटरनिटी एक लंबा प्रोसीजर है और सबके लिए मैटरनिटी बहुत स्मूथ नहीं होती है, बीमार पड़ते रहती हैं, छुट्टी लेते रहती हैं। वैसे कंडीशन में क्या होगा, अगर लॉ एनफोर्स्ड नहीं होगा, इतनी सारी औरतें काम कर रही हैं इंडिया में, एक म्यूनिसिपल में झाड़ू पोछा लगाने वाले से कंपनी की सीईओ तक लेडी अलग अलग फील्ड में है, काम कर रही है। अगर नहीं रखा जाएगा मैटरनिटी बेनिफिट तो वो औरत तो मैटरनिटी के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को यूजलेस लगने लगेगी और उसके बाद भी यूजलेस लगने लगेगी, क्योंकि वो सोचेगा कि इसको हटा के ही रखो, ठीक है, क्योंकि नाउ शी विल टेक केयर ऑफ द home and family and she'll pay more attention to her child, she'll not be well enough to give full productivity, है ना। तो सरकार ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मातृत्व लाभ का एक कानून लाया, which is the Maternity Benefit Act 1961। अब इसमें हर तरीके की चीज मेंशन की हुई है, जैसे कितना दिन तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर के, आई थिंक ये 80 डेज है, as long as I remember ये 80 डेज है, एक बार हमको लॉ चेक करना होगा, कौन दिन से देखे नहीं याद नहीं। एलिजिबिलिटी में आता है कि a woman who has rendered 80 days of services, ठीक है, in maternity in an organization, ये हम चेक कर लेंगे, इसको सर्कल कर लो, अगली क्लास में बता देंगे चेक करके, लेकिन ऐसे शायद 80 दिन है। 80 days of service to an organization and is currently insured, मतलब जनवरी से जैसे ज्वाइन की, मान लो कि उसको सितंबर में जाना है मैटरनिटी लीव पे, सितंबर से, तो अगस्त तक का वो इंश्योर्ड, अगस्त तक उसका सैलरी बना, उसने काम किया, 80 डेज कम से कम होना चाहिए रेंडर किया हो, तो शी इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। अब मैटरनिटी बेनिफिट में सब कुछ है, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, यानी डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। पोस्ट नेटल कंपल्सरी है कि सर्टेन वीक्स मिलना ही मिलना है। प्री नेटल जैसे बहुत सारी फीमेल होती है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो लास्ट डे तक आती रहती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर वो कोई नहीं भी आ पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद का सिचुएशन और क्रिटिकल होता है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी उसको वापस बुलाने लगे कि अब आपका मैटरनिटी खत्म हो गया। तो पोस्ट नेटल कंपल्सरी कर दिया गया है कि चाइल्ड के डिलीवरी के बाद आपको इतने दिन की छुट्टी देनी ही देनी, और उसके अलावा जो बेनिफिट मिलता है पैसे का वो अलग है, ठीक है। प्लस बोनस है 3500 का, बोनस का भी प्रावधान है कि हेल्प करे। अब इसमें ये भी है कि जो बेनिफिट है वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, जैसे माँ मर जाए या बच्चा मर जाए या दोनों मर जाए या दोनों सर्वाइवर हो, तो वैसे केसेस में बेनिफिट वैरी करता है। अंडरस्टूड, ये है मैटरनिटी बेनिफिट है। लेकिन हाँ, अब देखो कोई लॉ बना रहता है तो एम्प्लॉय हमेशा मासूम हो, एम्प्लॉय ही कोई गलती ना किया हो, ऐसा नहीं होता है। लॉ में सब कुछ सोच करके तब बनाया जाता है। ये भी कंडीशंस दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन से किसी ने मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दिया और तुम यहाँ तो छुट्टी ले ही रही हो और कहीं और भी जाके तुम काम ज्वाइन कर लो, वैसे केस में अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है तो वो सारा बेनिफिट रोक सकता है। ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है आपको, ओके। मैम मैटरनिटी लीव पे तो मतलब लेडीज को फुल पेमेंट तो उस टाइम, हाँ उसका फुल पेमेंट मिलता है, जहाँ पे भी ये एक्ट लागू है वहाँ उसको फुल पेमेंट मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भी है ये 26, पहले प्राइवेट सेक्टर में कम वीक्स था, बाद में उसको इधर का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 26 वीक्स किया गया। 26 वीक, हाँ 26 वीक्स, पहले 2 बच्चों के लिए। इसमें बहुत कुछ है, पूछते जाओगे तो फिर निकलता जाएगा, लॉ ही पढ़ लोगे तो। पहले 2 बच्चों के लिए से, तीसरा बच्चा अगर होता है तो फिर 12 वीक की छुट्टी। अडॉप्शन करते हो, अगर 3 मंथ तक का बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो उसमें भी 12
12 वीक की छुट्टी। समझ में आया? ये है, बोलो कुछ क्वेश्चन। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हुआ, आप समझ रहे हैं कि इससे विमेन का एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट किया जाता है और सर्विस भी कंटिन्यू की जाती है, इसमें पैसा नहीं काटा जाता। जहाँ ये एक्ट लागू है वहाँ कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है कि वहाँ पे एक्ट लागू नहीं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट एक रेगुलेटिव सॉरी प्रोटेक्टिव एक्ट है लेबर का। अब बहुत सारी अनरजिस्टर्ड कंपनीज भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, जैसे कि एक रूम में कोई फैक्ट्री नहीं डालडा वगैरह का खोल करके रख देता है, एक रूम में 2 रूम में एक फ्लैट में फैक्ट्री चल रही है, तो उस पर लागू नहीं होगा ये एक्ट। जो अपने आप को इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है सरकार के पास, वहां जहां रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन्हीं एक्ट पे ये सब सरकार का कानून लगता है और मैक्सिमम कराया ही रहता है, क्योंकि उससे बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। जैसे मैम कॉलेज में जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो जैसे सीबीएसई बोर्ड सब तो सब तो लगता वो तो सरकार का है, सीबीएसई प्योरली सेंट्रल है उसमें गवर्नमेंट। सब सब लागू होगा। बिल्कुल, आईटी कंपनीज सब में लागू हो गई। पहला एक्ट समझ में आया? यस सर। दूसरे एक्ट की तरफ आओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ये है प्रोविडेंट फंड का, सबसे ज्यादा सुने होंगे आप। अब देखिए, आप देते हैं, ये समझ लीजिए कि एक गुल्लक की तरह है जिसमें तुम अपना 12% देते हो, एम्प्लॉयर तुम्हारे हिसाब से ही 12% देता है, और ये जमा हो जाता है जाकर के सरकार के पास, जिसका नाम है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है प्रोविडेंट फंड का ट्रांजैक्शन करने। ये क्यों सिक्योर किया जाता है? देखो, अब हम अगर पापा तुमको देते हैं 1000 रुपया, महीने का 1000 रुपया सपोज करो पापा देते हैं तुमको, और तुमको बोलेंगे कि इसमें से 700 रुपया तुम हमको दे दो, 300 रुपया तुम हमको दे दो, 700 रुपया तुम रखो और मेरे पास दे दो। दे कौन रहा है पैसा? पापा। और 1000 रुपए, उसमें से 300 वो कहते हैं कि हमको दे दो, हम तुमको साल के अंत में 300 हर महीने का निजोड़ के कितना हुआ? 3600 रुपए। ये 3600 रुपए ना हम तुमको दे देंगे साल के अंत में। तुमको 2 चीज फील होगी। पहला, तुमको लगेगा कि अरे नहीं जरूरत पड़ जाती है, 300 रुपए चला जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा रहेगा तो जरूरत तो निकलेगी, है ना, कि कुछ ना कुछ हमको जरूरत तो पड़ी जाती। दूसरा, तुमको ये लगेगा कि पापा पैसा दे रहे हैं, पापा ही के पास जमा करके नहीं देंगे तो मन बदल गया तो ले ही लो, अभी जो मिल रहा है वो ले लो। होगा कि नहीं? है थोड़ा सा होगा ना, इनसिक्योरिटी टाइप का। इसीलिए सरकार ने जब ये प्रावधान लाया तो सरकार ने बोला नहीं, पैसा एम्प्लॉयर नहीं रखेगा, एम्प्लॉयर तुमको जमा कर रहा है, तुम दे रहे हो, तुमको इनसिक्योरिटी होगी एम्प्लॉयर के पास अपना पैसा छोड़ने में। इतना पैसा होता है, लाखों लाख रुपए हो जाता है पीएफ का, तुमको इनसिक्योरिटी होगी। इसीलिए वो पैसा कौन रखता है? सरकार रखती है। इसको कहते हैं ईपीएफ। ईपीएफ का पैसा कौन रखता है? सरकार। ईपीएफ सुने हो? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये अब ऐसा तो ये किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए, जो सर्विस कर रहा है उसके लिए है, ध्यान रखना हमेशा। लेकिन जो सर्विस नहीं कर रहा है, जैसे बिजनेसमैन, जैसे ये ठेला चलाने वाला, चाय वाला, क्या उसको अधिकार नहीं है अपने ओल्ड एज के लिए सेव करने का? उसको भी है। तो उन लोगों के लिए होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो बैंक में जाकर जमा होता है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलता है। इसमें भी लमसम एक ही टाइप का होता है, कुछ डिफरेंसेस के साथ। मेन पर्पस यही, 15 साल तक आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, LIC is another thing, that is insurance, that is a premium against risk। अभी तुम सोशल सिक्योरिटी पाते हो जो सरकार देगी है। तो प्रोविडेंट फंड यही होता है कि जब तुम जाओगे तो 15,000 तक अगर तुम्हारा बेसिक प्लस डीए है तो कंपलसरी तुमको प्रोविडेंट फंड देती है। अब इसमें क्या होता है, 12% तुम दे रहे हो, 12% एम्प्लॉयर तुम्हारे नाम से जमा कर रहा है और सरकार तुमको उस पर इंटरेस्ट दे रही है।
तब ना कुछ लगेगा कि रिटर्न आया हमको, है ना। कितना सैलरी होना चाहिए? 15,000 तक बेसिक प्लस डीए मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो उतने लोग 15,000 का 12% आता है। हाँ, ठीक है। तुम थोड़ा ज्यादा भी जमा कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉयर का को ये ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे मान लो तुमको अभी फील होता हो, तुम नौकरी ज्वाइन की और तुमको ये फील हो रहा है कि अभी मेरे खेत से सामान आ जाता है, अभी मेरे घर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमको पैसे की, अभी मेरे पापा सपोर्ट कर देते हैं, कोई दुकान है, कोई रेंट है, उससे पैसा आ रहा है, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फ्यूचर के लिए सेव करता हूँ। फ्यूचर में हो सकता है मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े, तुम ज्यादा पीएफ कटवा लो, है ना, तुम ज्यादा पीएफ कटवा लो अपना, लेकिन एम्प्लॉयर फिर वो उतने कम पे ज्यादा करवा सकते हैं। हाँ, कम नहीं ज्यादा करवा सकते हो। मतलब जो 12% से minimum ज्यादा है, हाँ, अब फिर मतलब 12% तक ला सकते हैं, लास्ट में कम करवाना। हाँ। ठीक है, वो करवा सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, पीएफ हो गया एक्ट। दूसरा, द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1970। क्या होता है ग्रेच्युटी, किसी को आइडिया? ओल्ड एज, ठीक है। और लेकिन होता क्या है ग्रेच्युटी, होता क्या है? इसमें ना काम करने का मतलब ना कैपेसिटी घट जाता है। कैपेसिटी कम। ग्रेच्युटी इज अ बेनिफिट। ऐसे ये कह सकते हैं, आपने उस दिन बताया था कि जो ग्रेजुएट है वो जॉब नहीं कर पा रहे थे। ग्रेच्युटी, जिसे ग्रेजुएट, जिसे ग्रेच्युटी। देखो पुराने जमाने में होता क्या था, देखो ये एक्ट बहुत नया है, 72 देखो लिखा है 1972। बाकी सब एक्ट तुमको लगभग ना आजादी के समय या उसके पहले का एक्ट तुमको मिलेगा। ये एक्ट नया है, यानी कि कोई चीज समझने के लिए पहले उसका डेट समझो, डेट समझोगे ना समझ में आएगा कि उस एरा में क्या चल रहा था और क्यों ये बना। अंडरस्टूड। द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि इतना ज्यादा जॉब स्विच वगैरह नहीं होता था ना, इतनी ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इतने एमएनसीज नहीं थे। जो जहाँ काम करता था वो काफी लंबे समय तक वहां पर कंटिन्यू रखता था वो। तो जो मेरिटोरियस वर्कर्स होते थे ना, जो बड़ा लंबा समय तक काम किए, अब पुरानी पिक्चर्स में देखते होंगे, कोई मुहिम जी है तो वो मुनीम जी काम कर रहे हैं तो किए ही जा रहे हैं। बाप के टाइम पे भी काम किए वो मुनीम जी, और बेटा भी तैयार हो गया तो उसके टाइम पे भी वही मुनीम जी है। होता था ऐसा, देखे हो ना। कहने का मतलब, समझाने का मेरा मतलब ये है कि पहले के टाइम पे जो मेरिटोरियस वर्कर्स होते थे, जिनमें मेरिट होता था और वो काफी लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मिल से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से जुड़े हुए एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको जब वो रिटायर होते थे, जब वो छोड़ते थे, जब वो छोड़ के जाते थे, तब उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए एक थैंकफुलनेस की तरह कि आई एम थैंकफुल दैट यू वर्क फॉर सो लॉन्ग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है कि भाई ये एक डिफर्ड वेज टाइप का, कि हमारे पास आपका ये बनता है, पैसा दिया जाता है। तो पहले तो ये इसी तरीके से शुरू हुआ, शुरू तो ऐसे ही हुआ जैसे हमारे यहाँ दहेज प्रथा कैसे शुरू हुई। दहेज, तब से दहेज प्रथा शुरू कैसे हुई कि राजा रानी जो बहुत रईस होते थे, जिनको कि थोड़ा बहुत, जो कि पैसे से, धन धान्य से भरपूर थे, वो अपनी बेटी को गिफ्ट की तरह देते थे, है ना। दे यूज्ड टू गिव देयर डॉटर्स गिफ्ट, और ये गिफ्ट समाज में देते 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 आज इस तरीके का रूप ले लिया कि इसके अगेंस्ट कानून बनता है। जलाने पकाने सब लगा लोग, है ना। कंपल्सरी हो गया, कंपल्सरी हो गया दहेज। कहने का मेरा यही मतलब कि दहेज कंपल्सरी हो गया फिर, है ना, कि अब नहीं दिया तो ये खाली सा है कि मैरिज तुम्हारा वैलिडेट ही नहीं हुआ, दहेज नहीं हुआ तो ये गलत चीज थी। तो इसको रोकने के लिए अब बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया जा रहा है ऑब्वियसली, और एंटी उसके कानून भी। हम तुमको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ग्रेच्युटी भी ऐसे ही शुरू हुआ था कि एज अ गिफ्ट, जो रईस लोग, जो बड़े लोग थे, जो दे सकते थे, वो मेरिटोरियस वर्क, सबको नहीं, जो मेरिटोरियस वर्कर्स होते थे उनके मेरिट को रिकॉग्नाइज करते हुए देते थे। अब कोई चीज की तुमको आदत लग जाएगी और उस चीज को एब्सटेंट किया जाएगा तो तुम तो मांगोगे कि उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। धीरे धीरे ये एक
डिफर्ड वेज की तरह होने लगा। डिफर्ड वेज माने मेरा पैसा बकाया है मालिक के पास, ये हो गया डिफर्ड वेज। फिर उसके बाद स्कीम की तरह आ गया स्कीम अग्रीमेंट। तो स्कीम तो बहुत ये नहीं होता है ना, लॉ से नहीं होता है। लड़ते ट्रेड यूनियन ने ये रूप ले लिया कि उसको लॉ बना दिया। इतना कोर्ट केस हुआ, ठीक है, जर्नलिज्म में आया, उसके बाद भी और बहुत सारी चीजों में आया ये ग्रेच्युटी। सीधा कोर्ट पे चला जाता था, वर्कर्स अपने राइट के लिए कोर्ट चले जाते थे। कोर्ट केसेस जीतने भी लगे कई जगह पे। तो हुआ ऐसा कि सरकार को ये लॉ ही बनाना पड़ गया कि ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ये अब एक कानून है। इस कानून में क्या होता है कि आप, इसकी एलिजिबिलिटी है 5 years of continuous service rendered to the organization, you will be eligible. जैसे 5 years continuous, ऐसा नहीं कि 3 साल यहाँ काम किए फिर छोड़ के 1 साल चले गए, फिर आके 2 साल कर लिया और 5 हो गया। कंटिन्यू सर्विस 5 साल से ज्यादा जब होता है तब आपको ग्रेच्युटी मिलती है। एक जो तुम्हारा लास्ट वेज ड्रॉन होता है, जैसे कि मान लो कि लास्ट मंथ की सैलरी तुम्हारी 26,000 है, 24,000 है, ठीक है, 24,000 है, तो इसको डिवाइड किया जाता है, क्या हो गया, इसको डिवाइड किया जाता है 26 से, 4 संडे हटा दिया जाता है, जितना आया 1 दिन का सैलरी बना। हर साल 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। 15 दिन याद रखना, 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा ग्रेच्युटी में मिलता है। जैसे कि 1 दिन का सैलरी आ गया, अब इसको x मान लो, ये x है, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 1 साल में 15 दिन, इतना पैसा 1 साल में। हम मान लो 15 साल काम किया तो 15 साल इतना ग्रेच्युटी में। ग्रेच्युटी भी इसके रिटायरमेंट के साथ में बहुत लमसम अमाउंट आ जाता है। आप सोच सकते हैं ग्रेच्युटी 20 साल 22 साल काम कर लोगे तो ग्रेच्युटी का कितना पैसा बनेगा ना। ये होता है ग्रेच्युटी। समझ में आया? आज क्लास एंड करते हैं यहीं पे, 2 और है अगले क्लास में बताएंगे, लिख लो। चलो, थैंक यू क्लास।